गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। आज गिल्डरलैंड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल हिंदी मीडियम से 9th स्टैंडर्ड का लेक्चर लेने जा रही हूँ और मैथ्स 1 का टॉपिक है आपका, हिंदी मीडियम है और सांख्यिकी आपका जो 7वां चैप्टर है, पार्ट 1 का 7वां चैप्टर सांख्यिकी, उसमें आपको प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 की पढ़ाई करनी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा अपना। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 में हमें विकल्प चुनने के लिए बोला गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रियंका जायसवाल टीचर नेम है। अभी आगे का सांख्यिकी अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का, अगर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 है तो उसमें सारे मुद्दों पे एक बार थोड़ी बहुत चर्चा करनी जरूरी है अपनी। तो उसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, तो सांख्यिकी को एक सांख्यिकी ये चैप्टर में क्यों डाला गया है, सबसे पहले तो वो हमें जानना पड़ेगा। तो सांख्यिकी इसलिए डाला गया कि बच्चा गणित को एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हम वो एक्स वाई जेड यही सब करते रहते हैं, या फिर हम लोग त्रिभुज चतुर्भुज इस तरह से उसको सॉल्व करते रहते हैं। ये कसौटियां हो गई, उसको सर्वांग समता हो गई, बहुत सारी। लेकिन गणित में कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो बहुत मजेदार है, जैसे कि हम गणित को आलेख के जरिए भी बता सकते हैं। आलेख कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने ये सांख्यिकी चैप्टर में 3 प्रकार के आलेख सीखे। एक संयुक्त स्तंभालेख, विभाजित स्तंभालेख, प्रतिशत स्तंभालेख। तो ये 3 टाइप के स्तंभालेख है जिसे हम बता सकते हैं कि इस तरह से, जैसे कि 9वीं कक्षा में गणित में इतने मार्क्स लाए, जब मान लो कि 100 में से 90 मार्क्स लाए, किसी को 80 मार्क्स आए, किसी को 10 मार्क्स आए। तो जो भी है, तो हम ग्राफ के जरिए भी उस चीज को बताया जा सकता है। तो सांख्यिकी में बहुत सारे स्तंभालेख हैं। तो संयुक्त स्तंभालेख के बारे में आपको पढ़ाया गया है। विभाजित, प्रतिशत, प्राथमिक और द्वितीय सामग्री, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता बटन सारणी, संचयी बारंबारता सारणी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। बच्चा ये सारे टॉपिक्स जो है आपको 10वीं में भी है, ठीक है ना। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक से रिलेटेड भी। तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1, उसमें लिखा हुआ है उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्राथमिक सामग्री होता क्या है, द्वितीय सामग्री और प्राथमिक सामग्री क्या होता, वो हमें जानना है ना। तो उसके लिए यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है। तो इस टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल लेते हैं। प्राथमिक सामग्री क्या होता है, एकत्र करने में अधिक समय लगता है, या फिर या विवरणानुसार होती है, सटीक और विश्वसनीय होती है। मतलब प्राथमिक सामग्री का इन शॉर्ट क्या होता है कि हम खुद जाकर वहां पे जाकर उस चीज की, उस सामग्री की जानकारी हासिल करके लाते हैं। जैसे अगर मुझे 9वीं कक्षा के बच्चों को कंपटीशन के लिए, दौड़ के कंपटीशन के लिए ले जाना है, ठीक है ना। तो अगर दौड़ के कंपटीशन के लेके जाना है तो मैं खुद वहां जाऊंगी। उस 9वीं क्लास के ए डिवीजन में अगर मुझे जाना है, या बी डिवीजन में, या सी डिवीजन में जाना है, तो मैं खुद उस क्लास में जाके उस बच्चे को, जो भी बच्चे वो इंटरेस्टेड है दौड़ के लिए, तो उनका हाइट, उनका वेट, वो सब लेके और खुद जानकारी इकट्ठा करूंगी कि कितने बच्चे दौड़ में इंटरेस्टेड है। तो जो खुद से जानकारी ली जाती है उसको बोलते हैं प्राथमिक सामग्री। प्राथमिक मतलब खुद जाकर लेना, मतलब खुद जाके जानकारी इकट्ठा करना। द्वितीय सामग्री क्या होता है,
तुरंत अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अगर बच्चों का रिजल्ट कितने पास हुए कितने फेल हुए, फोन किया तुरंत मिल गया। तो यह द्वितीय सामग्री, वो जाके क्लास में जाके नहीं पूछ रहा है कि आप पास हो या फेल हो, नहीं, आपका रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है, बस उसको जाके बताना है कि इतने इतने पास है, इतने फेल है, या इतने प्रमोटेड है, या ये है। तो ये जो रहता है तो उसको द्वितीय सामग्री है। तो प्राथमिक सामग्री मतलब खुद से जाके जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसको कहते हैं प्राथमिक सामग्री। और द्वितीय सामग्री जो किसी के जरिए जो सामग्री इकट्ठा किया जाता है उसको कहते हैं द्वितीय सामग्री। इसमें क्या रहता है, तुरंत जानकारी उपलब्ध हो जाती है, क्यों, वो तो डायरेक्टली दूसरे के जरिए से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ना। तो अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या, इसमें पूर्व संकलित जानकारी लेने के कारण वह जानकारी अद्ययावत होती हो ऐसा नहीं है, मतलब वह जानकारी पूरी तरह से सही हो ऐसा भी नहीं है। इस जानकारी के विवरण में कुछ कमियां रहती हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत कमी रहता, क्योंकि हम खुद से तो जाके वो जानकारी नहीं ले रहे हैं। यह कमी यह कमी विश्वसनीय हो सकती है, मतलब कि जो विश्वसनीय जो रहता है, जो विश्वास पात्र होता है, वो कम रहता है, क्योंकि हम प्राथमिक और द्वितीय, तो प्राथमिक में सबसे अच्छी बात है कि हम खुद जाके सही सही जानकारी ले रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन द्वितीय में हम किसी के जरिए ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लेकिन वो जानकारी उपलब्ध मिलेगी, लेकिन प्राथमिक में उपलब्ध नहीं मिलेगी। तो इस सवाल में हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है। सामग्री नहीं है मतलब प्राथमिक सामग्री नहीं, हम खुद से जो जानकारी कलेक्ट करते हैं वो नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, कक्षा में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित किया प्रत्यक्ष जाकर। अभी हमें प्राथमिक सामग्री नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कक्षा में जाकर विद्यार्थी की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित किया गया, मतलब वो कक्षा में गया, वो खुद से गया, वहां में जाके बच्चों की उपस्थिति की जानकारी दी, मतलब ये प्राथमिक सामग्री है। पर हमें नहीं चाहिए, क्वेश्चन में दिया दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष जाके घर के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित की गई, वो खुद जाके एकत्रित कर रहा है, मतलब ये प्राथमिक सामग्री है, तो ये भी ऑप्शन अपने लिए नहीं है। नेक्स्ट, पटवारी के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया, ठीक है ना। तो ये जो है पटवारी जो है वो किसी प्रत्येक किसान के पास नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सीधा क्या कर रहा है कि पटवारी के पास जाके गांव में किसान कितने कितने किसान हैं, क्या उसकी खेती का क्षेत्रफल कितना, वो सिर्फ जाके वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन खेती में जाके उसका क्षेत्रफल माप नहीं रहा है। मतलब ये जो ऑप्शन है यही राइट है, जो प्राथमिक सामग्री नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्ष देख के नाली की स्वच्छता की जानकारी ली, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमारे जो पहले सवाल का आंसर है सी, वो क्यों होगा, क्योंकि जो जानकारी हम प्रत्यक्ष लेके नहीं जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे, तो वो प्राथमिक सामग्री नहीं होगी, तो ऑप्शन सी रहेगा। आप लोगों को ये सिर्फ और क्या बोले 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सवाल दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है ना। उसी तरह से हमारा दूसरा सवाल क्या बोला है, 25 से 35 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा कौन सी होगी। मतलब कि हमें यहाँ ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 25, दूसरा ऑप्शन दिया है 35, तीसरा ऑप्शन दिया है 60 और चौथा ऑप्शन दिया है हमें 30। तो हमें ए बी सी डी में से एक ऑप्शन ढूंढ के निकालना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो अगर आप 25-35 मतलब जो 25 वर्ग 35 जो है, ये जो वर्ग सीमा दी है, तो जो 25 रहेगा, आप अगर स्लाइड में देखोगे तो 25 को निम्न वर्ग सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग सीमा। और 35 को क्या बोलते हैं, उच्च वर्ग सीमा, ठीक है ना। तो हमें सवाल में क्या पूछा है, उच्च वर्ग सीमा, तो विकल्प कौन सा आएगा हमारा,
बी आएगा। क्या आएगा? बी 35। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग सीमा पूछा है इसलिए वो 35 आएगा। अगर यही चीजें सवाल में अगर हमें निम्न वर्ग सीमा पूछता तो क्या आता था? ऑप्शन ए आता था। मतलब हमें इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू के रूप में कि आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको एक विकल्प क्या करना पड़ेगा? एक विकल्प हेलो तीसरा सवाल है 25 से 35 इस वर्ग का वर्ग मध्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन दिया है 25, 35, 60 और 30 दिया हुआ है ना? तो वर्ग मध्य का सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। तो वर्ग मध्य का सूत्र है निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। ठीक है ना? तो मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया कि जो अपना पहला संख्या रहेगा उसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा और जो दूसरी संख्या रहेगी उसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 प्लस 35 बटे 2। 25 और 35 को अगर हम जोड़ेंगे तो 60 होगा। 60 बटे 2, 60 का आधा करेंगे भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 30। तो हमारा कौन सा विकल्प दिख रहा है चारों में से? तो विकल्प डी दिख रहा है जो उसका आंसर क्या है? 30 है आपको, है ना? तो इस तरह से आपको सवाल बच्चा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। लेकिन मैं आपको ये सवाल क्यों करके ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शन कैसे आया हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा हमें इस तरह से दिया हुआ है 0 से 10 कॉमा 10 से 20 कॉमा 20 से 30। ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखोगे तो 0 से 10 और 10 फिर वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है? 0 से 10 और 10 से 20, 10 फिर से रिपीट हो रहा है और फिर 20 से 30, फिर 20 फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कौन सा वर्गीकृत है। इसको बोलते हैं वर्गीकृत बटन बारंबारता बटन सारणी। जब ये रिपीट होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसी जब संख्या रिपीट होती रहती है जो लास्ट वाली संख्या रहती है उसको क्या बोलते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी। ठीक है ना? तो अभी हम सवाल की तरफ जाते हैं। ऐसे वर्ग वाले बारंबारता सारणी में 10 यह प्राप्तांक कौन से वर्ग में समाविष्ट होगा? ठीक है ना? तो अभी अगर आप देखो तो 0 से 10 दिया है तो इसमें भी 10 आया और दूसरा ऑप्शन देखोगे तो 10 से 20 दिया है। तीसरा ऑप्शन देखोगे तो 0 से 10 तथा 10 से 20 दोनों दिया है और चौथा ऑप्शन देखोगे तो 20 से 30 दिया हुआ है ना? लेकिन हमें ये चारों ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो वो क्या आएगा? वो आएगा 10 से 20 आएगा। क्यों आएगा? क्यों? अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो 0 से 10 दिया हुआ है और 10 और 20 फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब अगर हम लोग उसको जब बटन सारणी में रखेंगे तो 0 से 9 तक ही रखेंगे। शुरू कहाँ से होगा? 10 से 20 वाले कॉलम में। और हमें पूछा है 20 का प्राप्तांक कौन से वर्ग में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हम 0 से 9 ही लेने वाले हैं और दूसरे ऑप्शन में क्या होगा? 10 से 20 है तो हम 10 से 20 नहीं लेंगे, 20 से 19 ही लेंगे और फिर तीसरे वर्ग में जो 20 से 30 दिया है तो हम 20 वहां लेंगे तो 20 से 29 लेंगे। तो इस तरह से हमारा ए, बी, सी और डी ऑप्शन में बी ऑप्शन क्या है? अपना राइट है ना? अभी आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं। यदि x बार यह x1 x2 डॉट डॉट एक्शन है। क्या है? एक्शन है। ठीक है ना? आगे बोला है y बार यह y1 y2 डैश डैश yn है का माध्य हो तो। मतलब देखो x1
x2 डॉट डॉट x तक गया है, मतलब कहीं तक भी जाए, कोई एक एक्शन तक लिमिट दिया हुआ है, ठीक है ना, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 कहाँ तक गया है, xn। ये पूरे को क्या बोलते हैं, x बार बोलते हैं। सबसे ऊपर ही देखो यहाँ पे x बार दिया हुआ है ना। आगे देखोगे, अगर आगे देखोगे y1 y2 डॉट 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 yn दिया हुआ है, मतलब y1 y2 y3 y4 y5 y6 डॉट 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 कितना भी yn तक कहीं जाके वो रुकने वाला है, तो उसका क्या होगा, y बार होगा, उसका माध्य क्या है, y बार, मतलब ये है। और z का क्या दिया है, z यह x1 x2 डॉट डॉट xn y1 y2 डॉट डॉट yn का माध्य हो तो z का माध्य क्या होगा। तो सोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। x, पहले a देख लेते हैं, x बार प्लस y बार बटे 2, दूसरा दिया है b बराबर x बार प्लस y बार दिया है, c दिया है x बार प्लस y बार बटे n दिया है, चौथा ऑप्शन डी दिया है, क्या दिया है, x बार प्लस y बार बटे 2n दिया हुआ है। लेकिन सोल्यूशन देखो, इसको समझने का बहुत आसान तरीका क्या है, x1 x2 डॉट डॉट xn, इसका माध्य एक्चुअली में क्या है, x बार है, ठीक है ना। और y1 y2 का डॉट डॉट yn तक दिया, इसका माध्य क्या है, y बार है। अब ये x1 y1 ये किसका बार है, किसका माध्य है, z का। तो माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। तो देखो अगर हम लोग ये स्लाइड में जाए तो वर्ग माध्य कैसे है, क्या है, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा बटे 2। तो वही सूत्र अगर हम लगाएं तो ये हो गया अपना निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है। तो हमारा विकल्प ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। अगर आप छठे सवाल की तरफ देखें तो इसमें लिखा है 5 संख्याओं का माध्य 50 हो तथा उसमें से 4 संख्याओं का माध्य 46 हो तो पांचवी संख्या कौन सी होगी। हमें ऑप्शन दिया हुआ, एक ए का ऑप्शन दिया है 4, बी का ऑप्शन दिया है 20, सी का ऑप्शन दिया है 434 और डी का ऑप्शन दिया है 66। तो सबसे पहले माध्य का सूत्र क्या है, हम सूत्र ये करेंगे, सूत्र किस तरह से ये किया गया है। तो 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 50 दिया है। तो पहले हम 5 संख्याओं का माध्य निकालेंगे, है ना। और उसके बाद हमें उसके बाद क्या दिया है, 4 संख्याओं का माध्य। तो हम 5 संख्याओं का माध्य निकालेंगे, फिर 4 संख्याओं का माध्य निकालेंगे, और जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो कौन सी संख्या होगी, पांचवी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, पांचवी। तो सबसे पहले हम 5 संख्याओं का माध्य सॉल्व करते हैं, किस तरह से आएगा, फिर 4 संख्या का माध्य सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा जो माइनस करने पे जो संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा। तो ए बी सी डी में से कोई एक उत्तर होने वाला है, देखते हैं कौन सा है। तो 5 संख्याओं का माध्य, तो माध्य का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे एन। सूत्र आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर सूत्र याद रहा तो ही आप सवाल कर सकते हो। सवाल हल करने के बाद आप ए बी सी डी ऑप्शन टिक कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन में पेपर में आप सवाल नहीं भी हल करोगे तो चलेगा, लेकिन पूरा सवाल लिख के उसका विकल्प ए है तो उसका उत्तर लिखोगे, ए है बी है सी है जो भी है। तो शुरू करते हैं, माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। तो अभी 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, तो मैं यहाँ पे माध्य के नीचे 50 लिखूंगी बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं दिया हुआ है। अच्छा, नंबर एन कितना, नंबर कितना है 5, कितने संख्याओं का माध्य है 5, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ने 50 का गुणा 5 में किया और यहाँ आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो
50 का गुणा 5 में किया तो कितना आया, 250 आया, 250 आया, जिसको बोलते हैं सिग्मा FI XI। तो ये हम लोग ने 5 संख्याओं का माध्य निकाला सूत्र के जरिए। अभी इसी तरह से हम निकालेंगे 4 संख्याओं का माध्य। क्या निकालेंगे, 4 संख्याओं का, बाद में हम माइनस करेंगे। तो 4 संख्याओं का माध्य सूत्र वही रहेगा, सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी, संख्या बदल जाएंगी। तो सिग्मा FI XI बटे n। तो माध्य क्या हो गया, 46। 4 संख्याओं का माध्य 46 है। सिग्मा FI XI हम लोग ने लिख लिया, बटे 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 संख्याओं का माध्य। तो 46 गुणे 4 बराबर सिग्मा FI XI। 46 में अगर 4 का गुणा किया तो क्या आ गया, 184 बराबर सिग्मा FI और XI। तो पांचवी संख्या क्या होगी, पांचवी संख्या क्या होगी, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 4 संख्या का माध्य, 5 संख्या का माध्य अगर 250 आता है और 4 संख्याओं का माध्य 184 आता है, तो दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है, 66। अभी देखते हैं 66 कौन सा विकल्प है। तो 66 हमारा डी विकल्प है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। इस तरह से बच्चा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आंसर आएगा। आप बुक के पीछे भी आप जहाँ पेपर सॉल्व कर रहे हो वहां भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे कोविड-19 की वजह से कोरोना काल में हमारे कुछ सिलेबस कैंसल हुए हैं बोर्ड की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सवाल कैंसल है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में माध्य सिखाया और अभी माध्यिका, और एक टॉपिक है बहुलक भी है। तो अभी यहाँ MCQ में नहीं दिया है तो वो नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन उसे पढ़ लेना, वो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो हमारा सवाल क्या है, 7, 10, 7, 5, 9, 10 की माध्यिका कौन सी है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है, A बराबर 7, B बराबर 9, C बराबर 8 और D बराबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, अभी ये ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन टिक करना है। तो पहले सवाल हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आता है। प्रेक्षकों की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा इस में 7, 10, 7, 5, 9, 10 में से सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो मैंने 5 लिख लिया, फिर कॉमा कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं उससे 5 से बड़ा संख्या ढूंढूं तो 7 आया है, तो मैंने 7 लिख लिया। तो 7 लिख लिया। अगर आपने बच्चों से, ये सवाल में बहुत बार गलती होती है। क्या गलती होती है कि अगर यहाँ 7 2 बार आया है तो बच्चे 7 को एक ही बार लिखते हैं। तो ऐसी गलती आप पेपर में मत कीजिए। अगर आपको यहाँ पे आरोही क्रम में लिख रहे हो, जितनी संख्या है उतनी सारी संख्या आनी चाहिए। अगर 7 2 बार है तो आप 2 बार लिखोगे, 3 बार है तो 3 बार लिखोगे। जैसे 10 2 बार है तो 2 बार लिखोगे। अगर यही 3 बार होता तो 3 बार। मतलब जितनी संख्या है आरोही क्रम में लिखनी, मतलब कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो इस तरह से आपको पहले संख्या ध्यान से, सारी संख्या को हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 5, 7 दिख रहा है, लेकिन 7 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो मैंने 7, 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे 9, 7 के बाद क्या आता है, 9, 9 के बाद क्या आता है, 10। तो 10 कितने बार है, 2 बार है, तो हमने 2 बार लिखा। कुल प्रेक्षक, अच्छा अभी हम लोग ने इसको आरोही क्रम में अरेंज कर दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। अभी हमें इसको गिनना है कि कितना है। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितनी संख्या हो गई, 6। अगर मैं देखूं आरोही क्रम में तो कितनी संख्या लिखी हुई है, 6। जैसे 5, 7, 7, 9, 10, 10, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 6। तो अभी इसके बाद हमारा एक और पॉइंट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं। अगर
सम संख्या है तो सॉल्व करने का अलग तरीका है और विषम संख्या रहे तो सॉल्व करने का अलग तरीका है। तो अगर यहाँ पे n बराबर 6 आया तो 6 क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा, है ना? तो अभी सम संख्या, तो सम संख्या को किस तरह से सॉल्व करेंगे माध्यिका में? n/2। तो n अपना आया कितना है? 6। 6/2 करेंगे तो कितना आएगा अपना आंसर? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो अभी आगे, अभी n का मान तो 3 आ गया, फिर हमें लिखना है 3 + 1। इसका सूत्र है n/2 + 1। तो 3 + 1 कितना होता है? 4। अभी हमारा सम संख्या का 2 मिल गया है, 2 एक संख्या मिला है, 2 प्रेक्षण मिला है, एक तीसरा नंबर का मिला है और एक चौथा नंबर का। तो अगर मैं यहाँ पे आरोही क्रम में ध्यान से देखूं तो तीसरे नंबर पे 5, 7, 7, 9, 10, 10, तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या दिख रही है? 7। 5, 7, 7 में तीसरे नंबर पे 7 है। वही अगर चौथे नंबर की मैं संख्या ध्यान से देखूं तो क्या दिया हुआ है? अगर आप लोग देखोगे तो 9 दिया है। कितना दिया है? 9। तो 7 + 9/2। तो 7 और 9 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 16/2। तो 16 का आधा करेंगे तो कितना आता है? 8। तो बच्चा ये सवाल जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तो अब तक आपको ये नहीं समझेगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्या सही है? सी। ए बी सी में, ए बी सी और डी में कौन सा आंसर अपना आया? सी आया। तो आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए रहेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई सारणी के अनुसार 30 30 से 40 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी होगी? 30 से 40। हमें देखो टेबल दिया हुआ है, सारणी दी हुई है। तो पहले सवाल देख लेते हैं। वर्ग क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से आपको दिया है। अगर हम बारंबारता के तरफ ध्यान दें तो 0 से 10 कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ठीक है। 10 से 20 कितना दिया हुआ है? एक सेकेंड। हाँ, अगर 0 से 10 कितना दिया हुआ है? 7 बारंबारता दिया हुआ है। 10 से 20 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 20 से 30 कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। 30 से 40 कितना दिया? 13। और 40 से 50 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको, हाँ, यहाँ पे उत्तर की तरफ देखें, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 13, 15, सी का दिया है 35 और डी का दिया है 22। तो उत्तर देखेंगे, अगर वर्ग देखें तो मैंने इसको अभी वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वर्ग हम लोग ने लिख लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता की तरफ जाएं तो 7, 3, 12, 13, 2। अच्छा, उच्च वर्ग सीमा से कम, उच्च वर्ग सीमा से कम। तो अगर उच्च वर्ग सीमा अगर देखें तो पहला 0 से 10 क्या दिया है? 7 दिया है। तो पहले मैं 7 ही लिखूंगी। ठीक है। 10 से 20 अगर देखो तो 30, 3 दिया हुआ है। क्या दिया है? 3। लेकिन मैंने यहाँ अगर उसके बाजू वाले कॉलम में देखोगे उच्च वर्ग सीमा से कम, तो 7, ये जो 3 है यहाँ पे प्लस कर दिया। तो 7 + 3 बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है ना? फिर हम ये 10 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्या दिया है? 12। तो 10 + 12 बराबर कितना हो गया? 22। ठीक है ना? तो 22 लिख दिया। 22 + 13, अभी यहाँ पे अगर आप देखो बारंबारता की तरफ पे तो 22 हमारा यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन 22 बारंबारता में देखोगे 22 यहाँ पे हम लोग ने फिर से रिपीट किया और 13 यहाँ पे लिख लिया। तो 22 + 13 कितना हो गया? 35। अभी 35 आ गया तो 35 हम वापस लिखेंगे, लेकिन बारंबारता के कॉलम में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो 35 + 2 बराबर कितना आएगा? 37। तो इस तरह से कम को लिखने का तरीका है कि ये
एक जोड़ने का एक अलग प्रकार है। हम तो जोड़ते रहते हैं, जैसे 10 धन 2 कितना हो गया 12, फिर धन 3 कितना हो गया 15, 15 में फिर अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 19 हो गया, हम जोड़ते रहते हैं। लेकिन ये जोड़ने का एक नया तरीका है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि हम इस तरह से भी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जिस तरह से हम जोड़ते आए हैं, है ना? तो आप अगर आप ध्यान दोगे तो इसको अच्छे से समझ लो बच्चा, क्योंकि यहीं पे ही बच्चों की मिस्टेक होती है। पहले हम लोग जो पहली संख्या हम वैसे का वैसा लिखेंगे, वही संख्या हम रिपीट करेंगे। यहाँ 7 लिख दिया, 7 लिखने के बाद अगर बारंबारता में 3 दिया तो 3 ऐड कर दो, तो 7 3 कितना हुआ 10, कितना हुआ 10। फिर 10 अगर आंसर आ गया तो 10 हम वापस यहाँ पे लिखेंगे, और 10 ही के कॉलम में अगर बारंबारता के कॉलम में जाए तो 10 प्लस 12 कितना होता है 22 होता है। तो 10 प्लस 22, 22 आ गया। 22 हम वापस हम लोग लिखेंगे सारणी के अंदर। 22 के ही कॉलम अगर हम लोग देखें 22 लिखा है, बारंबारता में यहाँ पे अगर देखें उस कॉलम में तो 13 है, तो 22 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 में फिर वापस हम अगर देखेंगे 2 जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 37। लेकिन हमारा सवाल पूछा है, सवाल की तरफ देखते हैं, 30 से 40 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा। 30 से 40 हमारा 10 से 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 30 से 40 दिया है और 40 से 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कौन सा चाहिए 30 से 40 वाला, 30 से 40 वाला। अगर 30 से 40 के कॉलम में देखो मैंने वहां पे अंडरलाइन किया हुआ है, 30 से 40 के कॉलम में जाओगे तो हमारा आंसर आता है 35। तो 35 कौन सा विकल्प होगा, तो वो ऑप्शन होगा सी होगा। क्या होगा सी, क्योंकि उसका दिया है सी दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के आपके 10 सवाल थे, तो 10 सवाल में 2 सवाल आपके ओमिट हैं जो नहीं है, तो आपके 8 सवाल कंप्लीट होते हैं, आपके 8 सवाल कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद। हेलो टीचर पांचवा बताइए। 5वां सवाल, अच्छा ठीक है। 5वां सवाल बच्चा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे अगर x x1 x2 डॉट डॉट xn दिया हुआ है ना, तो x1 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn कहीं तक जाएगा, वो कहां तक रुकेगा xn तक रुकेगा। लेकिन इसका माध्य क्या दिया है x बार दिया हुआ है, क्या दिया है x बार दिया हुआ है। अगर हम y की तरफ जाएं तो y1 y2 डॉट डॉट yn दिया हुआ है ना बच्चा। तो इसका क्या माध्य दिया है y बार दिया, देखो वो y के ऊपर एक छोटा सा लाइन खींचा हुआ है ना। तो ये x बार है, ये y बार है, ये दोनों का माध्य किसका है z का है, किसका है z का है। x बार है और इधर y बार है, ये x और y जो है वो z का माध्य है, वर्ग माध्य है। तो माध्य है, तो माध्य कैसे निकालते हैं बच्चा हम लोग, जो भी रहता है हम क्या करते हैं, माध्य का सूत्र क्या है निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। तो हमारा अगर z का माध्य निकालना है, z का माध्य अगर हमें अच्छे से निकालना है तो हम क्या लिखेंगे x बार प्लस y बार बटे 2। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर देखो तो पहला ऑप्शन दिया है x बार प्लस y बार बटे 2, तो यही ऑप्शन आएगा। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? टीचर चौथे का समझाइए। चौथे का बच्चा देखो वहां पे दिया हुआ है, अगर आप सवाल को देखोगे ध्यान से तो 0 से 10
10 से 20, 0 से 10 और 10 से 20, देख रहे हो आप, 0 से 10 है और 10 वापस रिपीट हो रहा है, 10 से 20, 20 देख रहे हो तो 20 से 30 हो रहा है, फिर वापस रिपीट हो रहा है ना। तो ये जो 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो बच्चा इसमें क्या बोला है कि जो ये 10 प्राप्तांक है कौन से वर्ग में आएगा, 0 से 10 में आएगा या 10 से 20 में आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये 10 दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम 0 से 9 लेंगे। अगर पहले वाले में अगर देखें 0 से 10 है, तो वहां पे आएगा, क्या आएगा, 0 से 9 ही लेंगे। अगर हमें उसको लिखना रहेगा तो 0 से 9 ही लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो 10 से 20 है, तो हमारा जो 10 का प्राप्तांक है वो कौन से कॉलम में आएगा, 10 से 20 वाले में आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा। टीचर मेरे को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। पहला क्वेश्चन, अच्छा वो तो बहुत इजी था, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखते हैं। देखो बच्चा, इसमें ना प्राथमिक सामग्री और द्वितीय सामग्री के बारे में बोला गया है। तो प्राथमिक सामग्री क्या होता है, जो हम खुद से जानकारी जाके लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको प्राथमिक सामग्री बोलते हैं। और द्वितीय सामग्री मतलब किसी के जरिए, हम वहां पे जा नहीं रहे, किसी के जरिए हम वो जानकारी हासिल करते हैं, तो उसको बोलते हैं द्वितीय सामग्री। ठीक है ना। तो हमें पहले सवाल में दिया हुआ है, पहले सवाल में अगर देखो तो दिया है कि कौन सी सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है। तो हमें ये सामग्री, उसको प्राथमिक का मतलब क्या होता है कि हम खुद से जानकारी जाके वहां ले रहे हैं, तो ये कौन सा नहीं है। तो अगर पहला ऑप्शन देखो तो कक्षा में जाके विद्यार्थियों की उपस्थिति की एक जानकारी एकत्रित किया गया, तो वो खुद जा रहा है, बच्चों की कितने बच्चे प्रेजेंट है कितने अब्सेंट है वो पता कर रहा है बंदा, तो ये तो प्राथमिक सामग्री है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्राथमिक सामग्री नहीं चाहिए, पर ये है। दूसरा ऑप्शन देखोगे, प्रत्यक्ष जाके घर की व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित किया गया, तो वो घर में जाके कितने व्यक्ति हैं, कितने क्या है, वो सब चीजें पता कर रहा है, कितने व्यक्ति घर में है वो पता कर रहा है। तो ये भी प्राथमिक सामग्री न, ये तो प्राथमिक सामग्री है लेकिन हमें नहीं चाहिए। तीसरा सवाल देखो, पटवारी के पास जाके गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया, मतलब वो पटवारी में जाके, गांव में जाके वो कितने किसान ने कितने क्षेत्रफल में सोयाबीन बोया गया है, वो सिर्फ जानकारी लिख रहा है, वहां जाके देख नहीं रहा है कि ये इतना क्षेत्रफल है, यहाँ पे इतना, ये क्या, वो जानकारी कलेक्ट कर रहा है। तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया। डी देखोगे, प्रत्यक्ष जाके नाले की स्वच्छता की जानकारी हासिल करना, मतलब ए बी और डी ऑप्शन खुद जाके वहां स्वयं जाके उस चीजों की जानकारी प्राप्त हो रहा है, जिसको प्राथमिक सामग्री बोलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन डी देखो तो वो किसान से उसके खेती में जाके वहां की जानकारी प्रत्यक्ष जाके वो जानकारी क्या कर रहा है, हासिल नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी आएगा। और किसी को कोई डाउट है बच्चा? आचल, कुछ पूछना है बच्चा? नहीं टीचर। ओके। किसी बच्चे को और कोई सवाल है, कोई सवाल में दिक्कत है? बच्चा ये चीजें आप बराबर ध्यान रखना, जब भी आपको बोलते हैं एमसीक्यू आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, तो आप लोग पहले पूरा सवाल लिखना और फिर उत्तर लिख के विकल्प लिखना, क्योंकि देखा गया है कि पेपर में बच्चे सीधा सवाल अगर आप नहीं लिख रहे हो, पूरा सवाल का पूरा उत्तर लिखिए। आप सिर्फ विकल्प डी डाल दोगे लेकिन पूरा उत्तर लिखिए कि क्या है। इस तरह से आपको, क्योंकि अभी आप 9वीं कक्षा में हो, आगे नेक्स्ट ईयर आप 10वीं कक्षा में जाओगे, तो आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। तो बच्चा इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे गणित में। और गणित बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आप ये प्रैक्टिस वाली चीज है, अगर आप इसे करोगे तो बहुत मजा आएगा।
ठीक है ना। और किसी बच्चों को अगर कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने आज 9वीं कक्षा के भाग 1 का 7वां चैप्टर सांख्यिकी में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 को हम लोग ने हल किया। क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से हल किया। इसी तरह से अभी मेरा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।